नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शौर्य की धरती, महाराणा प्रताप की धरती, सांस्कृतिक विरासत की धरती राजस्थान के उदयपुर में आपका स्वागत है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए देखिए, कहा जाता है कि जो ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज है, तो जब रेगिस्तान का जहाज मेट आज तक का हेलीकॉप्टर और इसको लेकर ये लगभग 30-40 किलोमीटर दूर से साहब आए। कितना टाइम लगता है इतना सजाने में? इतना खूबसूरत आपने अपने ऊंट को सजाया। 1.5-2 घंटे में ये सज के तैयार, सब कंप्लीट करने में 3-4 घंटा आने में लगा है। थैंक यू सो मच। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। तो इसी राजस्थान के रंग में जल्दी से आपको जरा सा कठपुतली का डांस भी दिखा देते हैं। चलिए ये देखिए, क्या बात है। देखिए, राजस्थान के तमाम रंग यहाँ पर भर दिए गए हैं और उदयपुर की जनता भी यहाँ पर पहुँच गई है। अब तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए तमाम सवाल जनता आज यहाँ पर दागेगी। आपको बता दें कि आज उदयपुर से ये ग्रैंड शो आप देख रहे हैं आज तक के हेलीकॉप्टर शॉट में। जो खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। रितु चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डॉक्टर कुंजन आचार्य, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। गिरिराज सिंह चौहान साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, देखिए आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट आज राजस्थान पहुंचा। सबसे पहले हम लोग आज पहुंचे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की जनता क्या कह रही है चुनावी मुद्दों पर, क्योंकि हमारी कोशिश है 100 लोकसभा सीटों पर हम जा रहे हैं। तो आज जब हम पहुंचे राजस्थान, तो सबसे पहले भीलवाड़ा, उसके बाद चित्तौड़गढ़ और उसके बाद उदयपुर। ग्राउंड रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए, फिर यहाँ पर सवालों की शुरुआत करेंगे। लोगों का मिजाज क्या है, तो आइए चलते हैं राष्ट्र तिलक के हेलीकॉप्टर शॉट के लिए सवाई माधोपुर से सीधा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा हम पहुंच गए हैं राजस्थान में। आज जिन 3 सीटों पर हम जा रहे हैं उनमें से एक भीलवाड़ा है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लेकर आए हैं, ये कार्टून लेकर आए हैं, आज तक की आवाज हेलीकॉप्टर शॉट पर। मोदी जी ने हमें ये कहा है कि एक-एक को लेके वोट देने जाना है हमें, तो हम एक-एक को लेके वोट देने जाएंगे। पहले राम के नाम पे इन्होंने जनता को गुमराह किया। इस बार भीलवाड़ा की जनता बिल्कुल विकास के नाम पे वोट देगी। जो मोदी जी की हवा है, 25 की 25 राजस्थान में लोग, फिर से 25 की 25 सीटें। कालेधन की लिस्ट लिए घूमते थे, वो आज SBI की लिस्ट छुपाए फिर रहे हैं। दामोदर जी अग्रवाल भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। हमारे जो उम्मीदवार है वो अपने आप में एक मेवाड़ के मोदी हैं। मोदी जी आने चाहिए। वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते, देश के लिए करते हैं। मोदी को देंगे, मोदी को। क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी को वोट देंगे। यहाँ पे मोदी का नाम से जिंदा नहीं रहा जा सकता। मोदी सरकार 400 भले ही हमको सिलेंडर के 2000 में मिले, लेकिन हमें देश पहले है। 15 साल से हमने सीपी जोशी साहब की शक्ल नहीं देखी है। आइए अब रवाना होते हैं, सीधे चलेंगे हम लोग भीलवाड़ा से अब चित्तौड़गढ़ के लिए। तो हम मौजूद हैं, अब पहुंच गए हम भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़। जो 33% जो इन्होंने आरक्षण दिया है, आगे बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्यों सीपी जोशी है तो चित्तौड़ बहुत कुछ प्रगति करेगा। जो पार्टी हिंदुत्व के लिए काम करेगी हम उनके साथ है। हो सकता है कुछ हमारे राजपूतों की कुछ नाराजगी है, वो गुजरात को लेके। किसको वोट दोगे, क्या मुद्दा? फूल पे दूंगा वोट। कौन से फूल पे? कमल का फूल पे। देश है तो हम हैं। मोदी जी के साथ ही वोट देंगे। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था,
लेकिन अब ये सोने का शेर कहलाएगा। ये मोदी जी के कारण, नरेंद्र मोदी जी के राज में राष्ट्राध्यक्ष जो है वो उनके पैर छूते हैं। देश बिल्कुल गर्त में जा रहा है। हिंदू मुस्लिम, मोदी ने 500 साल पुराना राम मंदिर बनाया। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाएंगे। कांग्रेस के शासन में यह तय होता था कि जुलूस में गाने कौन से बजेंगे। हिंदू धर्म का जुलूस निकल तो गाने कांग्रेस सरकार तय करती है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधा उदयपुर के लिए। सीधे चलते हैं उदयपुर। तो अब हम पहुंच गए हैं झीलों के शहर उदयपुर में। लैंडिंग करने वाले हैं। तो उदयपुर में सवालों की शुरुआत हो इससे पहले देखिए, कल 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। कुछ घंटे का इंतजार है, जिसके बाद सबसे बड़ा पर्व जिसे लोकतंत्र का कहा जाता है, जब जनता ये तय करती है कि कौन सत्ता में बैठेगा, उसकी शुरुआत होने वाली है। उसके एन पहले ईवीएम पर घमासान। 5 घंटे आज सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर सुनवाई चली है, क्योंकि याचिका ये थी कि ईवीएम में जब वोटिंग होती है और वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है उसका मिलान कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पर बड़ी बात कही है हर किसी को शक की निगाह से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन सियासी घमासान तो जारी है। आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं इस पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं ईवीएम वाले आरोप पर जो विपक्ष लगा रहा है, और क्या कह रही है प्रियंका गांधी। तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। तेलंगाना में उनकी सरकार आई, वही ईवीएम से आई। पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आई, यही ईवीएम से आई। जब जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा है, जब हारते हैं तो ईवीएम बुरा है। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि पहले दौर का मतदान शुरू होने वाला है, उससे पहले ईवीएम पर इतनी बड़ी जंग छिड़ गई है। जनता के मन में अगर विपक्ष ये शक पैदा करने में सफल हो जाता है कि ईवीएम की गड़बड़ी, वो कह रहे इसीलिए आपको पहले से पता है 400 आ रहा है। देखिए, जनता के मन में तो कोई शक नहीं होने वाला। इनको पक्का विश्वास है कि ईवीएम से वोटिंग होगी, जनता वोट डालेगी, बटन दबाएगी और ये 40 सीटों पे भी नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी को पक्का विश्वास है, इसलिए पहले आधार तैयार कर रहे हैं। आप ये देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2013 में राजस्थान की विधानसभा का चुनाव था। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसी ईवीएम से वोटिंग हुई, 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 21 सीटों पे सिमट गई है। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, इसी ईवीएम से वोटिंग हुई और 40 पे सिमट गई। ये पूर्व की सरकार बनी केंद्र में। आज इनके पक्ष में ना जनता है, ना वातावरण है, ना देश है, कोई इनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि इनका इतिहास जानते हैं। ये लोग बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव और ये बूथ कैप्चरिंग कर ले। जो इन्होंने 50-55 साल किया, वही देश के साथ आप ये करना चाहते हैं। देश की जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस नाम का कलंक जो इस देश के ऊपर लगा हुआ है, उसको हमेशा के लिए मिटाना है। इनकी पिछले लगातार 2 बार से विपक्ष में जितनी सीटें आनी चाहिए नेता बनाने के लिए, उतनी सीटें भी नहीं आई। हम 400 पार के लिए लड़ रहे हैं, 40 पार के लिए लड़ रहे हैं। संघर्ष केवल इतना है। इनको पक्का पता है कि 40 से ऊपर ये सीटें नहीं आने वाले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए, भारत को विकास के पथ पर ले जाने के लिए भारत की जनता ठान चुकी है कि ईवीएम का बटन दबाएगी, कमल का बटन दबाएगी, 400 पार भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाएगी। ऋतु चौधरी जी, आपके पास आते हुए देखिए, ईवीएम पर सवाल, आप लोग लोकतंत्र बचाओ रैली करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हर एजेंसी को ऐसे किसी को शक की निगाह से नहीं देखा जा सकता है। क्या वोटरों के मन में शक पैदा करना ईवीएम को लेकर, आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र के साथ ये सबसे बड़ा खिलवाड़ है कि हर एजेंसी पर सवालिया निशान लगा दिया जाए? अंजना जी, जब फोन हैक हो सकता है, गाड़ी हैक हो सकती है, लैपटॉप हैक हो सकता है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती? और अगर मोदी जी का मैजिक है तो उनको क्या परवाह, वीवीपैट की जो है गिनती करवा दे और देख ले। और मैं तो ये कहती हूँ कि अब की बार 150 पार भी नहीं इनकी, ये 150 पार भी नहीं अब की बारी। अगर 150 आती है तब ईवीएम ठीक है, अगर 400 पार हो जाए तो ईवीएम खराब है। अंजना जी, इनको कैसे पता कि
400 पार, ये बताइए मुझे कैसे? अच्छा, आप बताइए, आप लोगों की कितनी सीटें आ रही है? क्या कोई सेटिंग है? कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं, आप बताइए? हमारी तो जनता पर निर्भर है कि जनता हमको बहुत भरपूर प्यार दे रही है। आपने देखा होगा कि सॉरी बोल लीजिए। राहुल गांधी जहाँ जाते हैं लाखों की भीड़ आती है, वो किराए की भीड़ नहीं है। मोदी जी के जैसे किराए की भीड़ नहीं लेकर आते हैं, वो लाखों की भीड़ बता रही है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। और इस बार कांग्रेस सरकार कोई 400 पार नहीं, इनका तो 150 पार हो जाए वो मुश्किल है। लक्ष्मीकांत जी, एक ही बात पर सवाल अटक रहा है कि आप लोगों को पहले से कैसे पता है 400 पार? देश का यही वातावरण विपक्ष का है। हर नेता कह रहा देश है। का बच्चा बच्चा बोल रहा है मोदी जी की सरकार 400 पार के साथ बनेगी। और देखिए, इन्होंने कहा कि जब फोन हैक हो सकता है, लैपटॉप हैक हो सकता है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती? तो देखिए, कौन सी पार्टी है जिसको अभी कल को ये कह देंगे कि इस माइक में से आवाज आ रही है, तो इस टेबल में से क्यों आ रही है, इस टेबल में से क्यों नहीं आ रही, इस कारपेट में से क्यों नहीं आ सकती? ये आलू से सोना बनाने वाली पार्टी, इसके सारे के सारे लोगों की समझ इतनी है कि ईवीएम हैक हो सकती है क्योंकि मोबाइल हैक हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकती है क्योंकि लैपटॉप हैक हो सकता है, आवाज इस माइक में आ सकती है, इस कारपेट से थोड़ी आ सकती है। ये आप सच बांधकर चलिए, कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है। राजस्थान में तो 25 सीटें 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 2019 में 25 सीटें जीती थी, 25 की 25 सीटें 2024 में भी जीतेगी और 400 पार के साथ देश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। रितु जी, वो कह रहे हैं 25 सीटों वाली हैट्रिक एक बार फिर से राजस्थान बीजेपी में नरेंद्र मोदी की झोली में डालेगी। कैसे आप पलटिएगा और कितनी सीटें राजस्थान में, तो कम से कम बताइए कितनी सीटों पर आप कॉन्फिडेंट है कि जीतेंगे? सपना है इनका, सपना 25 सीट लाने का, जो कि कभी पूरा चार तो नहीं छोड़ होगा। के भाग गए, 25 सरकार अब की बार 4 तो टिकट ही वापस कर चुके हैं। 25 सरकार का कोई भविष्य नहीं है राजस्थान में। राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि जो ये हाथ है वही हालात बदलेगा, इस देश के भी और राजस्थान के भी। राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया, राजस्थान की जनता ने इन पर विश्वास किया और इन्होंने पर्ची से सीएम निकालते हैं। ये पर्ची से निकालते हैं उस सीएम को जिनको ये नहीं पता कि राजस्थान में क्या हो रहा है, उनको ये नहीं पता कि ये देश कब आजाद हुआ था। वो सरकार चलाएंगे, वो सरकार चलाएंगे। देखिए, इन्होंने आपकी बारी साफ है, आपकी बारी साफ है, भाजपा साफ है, सुपड़ा साफ है भाजपा का। और आपकी बारी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो है देश में आ रहा है और राजस्थान में 25 के 25 सीट हम लेकर आ रहे। देखिए, छोटा सा जवाब, उसके बाद मुझे इन दोनों के पास जाना। कहा कि पर्ची सीएम तो निकला नहीं, इनका खर्ची सीएम जरूर निकला। 2018 में सचिन पायलट को मुख्य बनाने वाले थे मुख्यमंत्री और खर्ची सीएम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जो पायलट के नारे लगा रहे थे अभी, पायलट को तो गद्दार कहा अशोक गहलोत ने पायलट को गद्दार कहा, अशोक गहलोत ने पायलट को कोरोना कहा, अशोक गहलोत ने पायलट को वायरस कहा, अशोक गहलोत ने पायलट को देशद्रोही तक कहा। अब आप बताइए कि राजस्थान में जो गहलोत समर्थक हैं, जो सचिन पायलट समर्थक हैं, वो किस तरफ जाएंगे? आप ये मानकर चलिए 4 लोगों ने इनकी टिकट वापस कर दी राजस्थान में। बाकी के जो लड़ रहे हैं वो टीवी के सामने बोल रहे हैं कि हमें क्यों लड़ा रहे हो, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बार बार बोल रहे हैं। और देखिए बांसवाड़ा में क्या हुआ, बांसवाड़ा में इन्होंने कांग्रेस की टिकट दी, वो लेके भाग गया, इनको मिला ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने आज अखबार में ऐड दिया है, कांग्रेस पार्टी ने एक पर्ची जारी की है, उस पर्ची में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बांसवाड़ा में कांग्रेस को वोट नहीं देना। कांग्रेस ने पर्ची जारी की है, कांग्रेस को वोट नहीं देना। तो आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान में कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए, 2 प्रोफेसर हमारे साथ आए हुए हैं, तो दोनों प्रोफेसर की राय जरा जान लेते हैं। गिरिराज जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या तस्वीर राजस्थान की दिख रही है? देखिए, एक सेकंड, बहुत दिलचस्प बात है, पता नहीं हमारे दर्शकों को भी जरा बता दे अच्छे से। अर्जुन लाल मीणा 2 बार से जीत रहे थे, टिकट काट दिया। क्या 25 सीटों का तोहफा फिर से मोदी जी को देने का दबाव है कि इन्होंने कई जो सिटिंग एमपी से उनके टिकट काट दिए हैं? वहीं पर कांग्रेस ने भी जो 2 बार से हार रहे थे उनका टिकट काट दिया है और जो फॉर्मर कलेक्टर थे, गहलोत साहब के करीबी थे, उनको दे दिया है। अब सवाल है कि इससे क्या असर होता हुआ आपको दिख रहा है? उदयपुर की सीट पर अब जरा चर्चा कर लेते हैं। देखिए अंजना जी, जहां तक उदयपुर की सीट का सवाल है, हाँ। अर्जुन मीणा जी की काफी समय से तबियत खराब थी, तो मुझे लगता है कि पार्टी ने शायद ये निर्णय किया कि चूंकि कैंडिडेट काफी समय से बीमार है तो उसका टिकट काट के एक नए चेहरे को दिया जाए।
जहां तक उदयपुर सीट का सवाल है, आप ये देखेंगे कि दोनों पार्टियों ने स्थापित नेताओं को टिकट नहीं दिया है। टिकट दिया है दो पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों को। हाँ। और मुझे आरटीओ अधिकारी थे मुन्ना लाल साहब जिनको टिकट दिया गया है, दूसरे भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो मुझे लगता है कि एक सेकंड आप बोलिए, आप इनकी बात पे सुनिए, ये जनता इनको अपने अपनी बात आप लोगों के सवाल लेंगे। मन्ना लाल साहब आरटीओ थे अधिकारी, और इधर से जिनको ताराचंद मीणा साहब वो फॉर्मर कलेक्टर है, आईएएस अधिकारी। हाँ जी। और जहां तक आपका सवाल है कि राजस्थान में क्या दिख रहा है, मुझे लगता है कि राजस्थान में बीजेपी को वो एडवांटेज नहीं है जो उसे होना चाहिए था कंपेयर टू 2019। मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी को सीटें कम आएंगी और कांग्रेस कुछ जगहों पर अपनी सीटें जीतने में सफल रहेगी। कुछ जगहों का मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ जगह मतलब कुछ पश्चिमी राजस्थान की कुछ सीटें हैं, कुछ पूरी राजस्थान की है, तो मुझे लगता है कि उन सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस को एडवांटेज है। बीजेपी डॉक्टर कुंजन, आपको क्या लग रहा है? जल्दी से कमेंट। देखिए, 2014, 2019 और 2024 एक ही चेहरा है मोदी। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत बड़ी बात होती है जब एक ही चेहरा चुनाव लड़ रहा हो। यहाँ टिकट काटने या टिकट देने की बात नहीं है, बात यह है कि चुनाव कितने बड़े परिदृश्य में लड़ा जा रहा है। जब बड़ी पंचायत में चुनाव लड़े जाते हैं तो बड़े मुद्दे होते हैं, और बड़े मुद्दे यहाँ सिर्फ राष्ट्र का मुद्दा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी 2019 में थी उससे बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर रही है, और मुझे लगता है कि फिर आ रही है। मतलब 25 से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? 25 तो सीटें ही है यहाँ पे। नहीं, बेहतर कर। लेकिन एक सेकंड, आप में से कितने लोग राष्ट्रीय मुद्दे सोचकर लोकसभा चुनाव में वोट डालते हैं? राष्ट्रीय मुद्दों पर यहाँ पहली बार मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस के समर्थक, बीजेपी के समर्थक दोनों उठा रहे हैं। लेकिन चलिए, आप लोगों के कुछ सवाल लेंगे। आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पर स्कूल में, आपको क्या लगता है इलेक्शंस में आपको क्या दिख रहा है? असल मुद्दे दिख रहे हैं? नमस्कार, मैं संजय नरवरिया, प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल उदयपुर। सभी गणमान्य नागरिकों का स्वागत है, और दोनों पार्टी के जो सदस्य हैं, प्रवक्ता गण, उन सबका स्वागत है। सवाल पूछिए। हम लोगों के लिए देश प्रमुख है। हम ये चाहते हैं कि दोनों पार्टी की जो प्रवक्ता है यह बताएं हमें, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आ रही है, समान नागरिक संहिता, देश को आगे ले जाने के लिए महिला पुरुष के बराबर के अधिकार हो, हर जाति धर्म के लोगों के बराबर के अधिकार हो, उनके लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जल्दी से 3-3 लाइन दोनों। देखिए, हमारा तो स्टैंड उस पर क्लियर है, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है, हमारी सरकार आएगी तो उसके ऊपर काम होगा। इस पे तो सवाल पूछने की जरूरत कांग्रेस को है कि क्या कांग्रेस इस देश में समानता चाहती है? क्या कांग्रेस इस देश के बाकी सारे लोगों की तरह एक विशेष को अधिकार देने के पक्ष में है या नहीं है? कांग्रेस देश में समानता चाहती है कि नहीं चाहती, इस पर बात करने की जरूरत है। हमारा स्टैंड यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल्कुल क्लियर है, हमने अपने मैनिफेस्टो में उसका जिक्र किया है। हमारी सरकार बनेगी तो हम उस पर काम करेंगे, और हमारे एक राज्य ने बना भी दिया है। लेकिन उन्होंने तो मैनिफेस्टो में डाल दिया, आपका क्या स्टैंड है? लेकिन सवाल उनका है। और देखिए, ये जो नारे लगा रहे हैं चौकीदार चोर है, दुनिया के हर डकैत को चौकीदार चोर लगता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो डकैती डाल रहे थे लोग, देश के संसाधनों पे जो डकैती डाल रहे थे, देश के संसाधनों पे जो डकैती डाल रहे थे, उसको चौकीदार ने जकड़ लिया, इसलिए आज ये इन पर प्रहार कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसे लागू करेंगे। लेकिन आप लोगों के मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉज को बरकरार रखने की बात कही गई है, तो क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं? जवाब। जल जंगल जमीन का लुटेरा कौन? भाजपा पार्टी। दलितों का दुश्मन कौन? भाजपा पार्टी। आदिवासियों का दुश्मन कौन? भाजपा पार्टी। महिलाओं का दुश्मन कौन? इनकी रक्षा कौन करेगा? इनकी रक्षा कौन करेगा? अंजना जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो वर्ग नीचे है, जिनको दबा कुचला गया, उनको उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और भाजपा पार्टी वो पार्टी है कि जल बेच दो, जंगल बेच दो, जमीन बेच दो और कॉर्पोरेट का राज ला दो। इन्होंने रेल बेच दी, बेल बेच दी, गरीब आदमी की। ठीक है, ये सब ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपका स्टैंड क्या है? मैंने बताया, क्योंकि इन्होंने सवाल पूछा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही जवाब था। हाँ। कि इन्होंने तो पहले शंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हम उस शोषित वर्ग के अधिकारों की रक्षा करेंगे, आखिरी दम तक, मरते दम तक करेंगे, जिसके अधिकार भाजपा पार्टी छीनना चाहती है। देखिए, इन्होंने अब रुक जाइए, 2-3 सवाल लेने दीजिए। आप में से कोई बोलेगा या पॉलिटिकल लोग ही खाली खड़े? बताइए जी, बताइए।
आप ये बताएं 10 साल तक सरकार में थे, महंगाई भ्रष्टाचार के बारे में क्या हुआ? 15 लाख का क्या हुआ? भाजपा से मेरा एक सवाल है, संविधान को ज्यादा जरूरी समझती है या धर्म को ज्यादा जरूरी? ठीक है, संविधान को ज्यादा जरूरी समझते हैं या धर्म को? जवाब दीजिए। देखिए, भ्रष्टाचार पे क्या हुआ? भ्रष्टाचार पे कुछ हुआ, इसीलिए तो भ्रष्टाचार के मामले में राहुल गांधी जमानत पर है, सोनिया गांधी जमानत पर है। आप ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। दूसरा, इन्होंने संविधान की बात करी। देश में संविधान की मूल प्रस्तावना केवल एक बार चेंज हुई 1976 में, जो किया इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी ने बाबा साहब अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की प्रस्तावना को बदला, संविधान को कुचला, लोकतंत्र को कुचला। उसका एक ही उदाहरण है जिसका नाम है इंदिरा गांधी, और वो कांग्रेस पार्टी की नेता थी, राहुल गांधी जी की दादी थी। आप ये समझ लीजिए कि संविधान अगर आज सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं, जिन्होंने 93 बार संविधान से चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की सौगात लगाकर। उनको संविधान के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं। और ये आदिवासियों की बात कर रहे थे, 8 साल की हमारी आदिवासी बेटी, 8 साल की हमारी आदिवासी बेटी इसी उदयपुर के मावली में दुष्कर्म के बाद 10 टुकड़ों में काटकर कांग्रेस पार्टी के राज्य में फेंकी गई। दुष्कर्म के बाद टुकड़ों में फेंकी गई। इनको तब आदिवासियों की याद नहीं है, इनको तब आदिवासियों की याद नहीं है। एक सेकंड, जब मैं इशारा करूं तो रुक जाइए, ट्रेन थोड़ी भाग रही है, प्लीज। कांग्रेस सरकार में कितने भ्रष्टाचार हुए, तो उनको के साथ जो पेपर लीक माध्यम हुआ था उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। युवाओं का जो सपना था उसको उन्होंने चूर चूर कर दिया है। उसका क्या? आज बाबा साहब की बात करते हैं तो आज दिन तक कांग्रेस वालों ने बाबा साहब को जीते जी जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं दिया। बाकी इन्होंने 34 साल मरणोपरांत भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न का अधिकार दिया, और बाबा साहब का नाम लेके शोषितों को बदनाम करते। ऋतु जी जवाब दीजिए। अंजना जी, दुनिया का नहीं, यूनिवर्स का सबसे बड़ा घोटाला और उसका मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी, जो इस देश के प्रधानमंत्री है, खुला खेल फर्रुखाबादी चलाया और खुली लूट की, लोगों को एक्सटॉर्शन किया, जो एक खुला। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में इनकी भाषा देखिए, जिसके ऊपर 10 साल तक कोई उंगली नहीं उठा पाया। इसीलिए तो कांग्रेस की दशा है। जिनकी 404 सीटें आई थी वो 40 के लिए तरस रहे हैं। उसका कारण यही तो है, उसका कारण यही तो है। पूरा करने दीजिए, बोलिए। अंजना जी, चंदा दो और धंधा लो, खुला खेल चला और खुली लूट नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने की। इस देश में निर्दोष को लूटने का काम किया, और उस चंदे के बदले देश को बेचा इन कारोबारियों को। इनसे पूछो कि इनका बाप का है क्या? ये हिंदुस्तान इनके बाप का है जो ये बेच रहे हैं। ठीक है, सवाल मेरा नाम डॉक्टर जसनी करोरा है, मैं डीपीएस की इकोनॉमिक्स फैकल्टी हूँ। न्यूट्रल व्यू रख के मुझे ये सवाल पूछना है कि पिछले पास्ट 10 इयर्स में हम 8 से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं। अभी जीडीपी ग्रोथ हमारी यूएस $3.6 ट्रिलियन चल रही है, और फिस्कल डेफिसिट बहुत ही ज्यादा ब्लैक्स में कम हो गया है। तो इस पे आपके क्या व्यूज हैं? किससे पूछ रहे हैं आप? मैम, न्यूट्रल व्यू रख के पूछ रहे हो, मेरे को दोनों पार्टी से पक्ष। देखिए, मैं देता हूं उसका मतलब उनको तरक्की दिख रही है मोदी जी की सरकार में, तो ऋतु जी वो कह रहे हैं कि हम 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। क्या ये बड़ी उपलब्धि नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार? देखिए, मेरी बहन को वो दिखाई दे रहा है जो कि सरकार, भाजपा सरकार जो दिखा रही है वो दिखाई दे रहा है। उनको किसानों की आत्महत्या नहीं दिखाई दे रही, उनको बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है, उनको पेपर लीक दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि 85 करोड़ आदमी 5 किलो राशन पे जिंदा है। कैसे इकोनॉमी बनाया, कैसे बनाते हैं बताइए? जब एक आदमी 5 किलो राशन अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसका पूरा परिवार मरने की हद पे, भुखमरी की वजह से मरने की हद पे आ जाता है। इस सरकार में 85 करोड़, ये खुद सरकार के आंकड़े कि हम दे रहे 85 करोड़ को 5 किलो अनाज। क्या कौन सी अर्थव्यवस्था है ये बताइए? आप कह रही हैं इसको बंद कर देना चाहिए? आपने गरीबी हटाने का वादा किया, लेकिन आप तो जो है करोड़पतियों की गरीबी हटा रहे हो, उनको जो है लखपति से करोड़पति बना रहे हो। मेरा सवाल हटाने के प्रवक्ता से है, क्या आपको वातावरण नजर आता है देश का 400 पार? मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है, कभी वहां पर देख लिया करो। आप क्यों नहीं गए अभी तक? देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं, जो बहन ने भी पूछा उनका भी देता हूं। देखिए, 2004 में
जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई थी तब देश दुनिया की अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें नंबर पे खड़ा था। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई तब भी 11वें नंबर पे ही खड़ा था, लेकिन आज मोदी जी के राज में 5वें नंबर पे आ गया और 3 साल में तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा। क्योंकि तब आदर्श सोसाइटी घोटाला होता था, कॉमनवेल्थ घोटाला होता था, कोयला घोटाला होता था, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला होता था, सबमरीन घोटाला होता था, 2G होता था, 3G होता था, जीजाजी घोटाला होता था। तो ये जो घोटालेबाज सरकार थी, इनको तकलीफ इसी बात की तो है, कि आज चौकीदार इनको खाने नहीं दे रहा, इसी बात की तो तकलीफ है कि सरकार में आकर कैसे लूट मचाए, तकलीफ इसी बात की तो है इनको। मेरा इन बीजेपी के प्रवक्ता है, इनसे सवाल है कि ये सनातन कर रहे हैं, पाकिस्तान की कंपनी से इनको चंदा गया है और एक गौ मांस की कंपनी है उनसे चंदा गया, एक सट्टे की कंपनी है उनसे चंदा गया। तो ये जो ऐसे बातें कर रहे हैं तो ये सनातन होने का जो दम्भ भर रहे हैं, तो कैसे ये देखिए चंदे का जो सिस्टम है, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तब कैश में चंदा लेते थे। 10,000 रुपए का चंदा लिया, 9,000 राहुल गांधी की जेब में, 1,000 कांग्रेस पार्टी की सरकार में। आज चंदे की जो आपको एक एक चीज पता लग रही है वो इसलिए लग रही है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। आप एक रुपया जमा होता है, बैंक के थ्रू आता है, और जिन कंपनियों से चंदा लिया उन कंपनियों ने उतना चंदा कांग्रेस को भी दिया, भारतीय जनता पार्टी को पैसा भारत के लोगों से मिल रहा है, इनको पैसा जाट सोरोस से मिल रहा है। देश में षड्यंत्र करने के लिए जाट सोरोस से पैसा मिल रहा है, जाट सोरोस से पैसा इनको देश में षड्यंत्र करने के लिए मिल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने अभी न्याय पत्र में बोला कि हम धारा 370 वापस लगाएंगे, जैसे कि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने इतने अधिकार दिए, क्या भारत देश के बहुसंख्यक नागरिकों को कोई ऐसा अधिकार दिया या देने की सोच है, या तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस की आज ये हालत हो गई है, कांग्रेस की नजर ही नहीं आ रही है। तो आगे क्या मेरा ये है कांग्रेस से प्रवक्ता से ये सवाल है मेरा कि ये हमेशा कहते हैं लोकतंत्र की हत्या कर दी। मेरे को बताओ, जब 1976 में 75 में जब इमरजेंसी लगी थी तब लोकतंत्र पैदा हुआ था या मरा था? मेरा ये सवाल है। मैडम, मेरा एक सवाल है कि गुजरात के अंदर एक बीजेपी का बड़ा नेता महिलाओं के सम्मान, और बीजेपी क्या बात करते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, और आपका एक नेता महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर देता है, फिर उनको आप जवाब दीजिए। दोनों से एक जवाब, दो लाइन का जवाब जल्दी से। जिस नेता ने टिप्पणी की है भारतीय जनता पार्टी उसके साथ नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है, और आप ये मानकर ले लीजिए कि हम वो पार्टी नहीं है जो तंदूर में महिला को जिंदा जला देती है, टुकड़े टुकड़े काट के। हम वो पार्टी भी नहीं है जिसके राज में 15 साल की बच्चियां टुकड़ों में काट के जलाई जाए। कि जिससे इमरजेंसी लगाए वो कैसे लोकतंत्र की बात करता है? प्लीज। 10 साल से देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है अंजना जी। स्टूडेंट्स को अंदर डाला जा रहा है, पत्रकारों को अंदर डाला जा रहा है, ईमानदार व्यक्तियों को अंदर डाला जा रहा है। लोकसभा का चुनाव है, 2 मुख्यमंत्री अंदर हैं, आप क्या समझती हैं? ठीक है, इमरजेंसी नहीं जाएगी। गिरिराज जी एक हिंट तो दे देते, सीटें बताइए। यस मैम, दोनों की सीटें जल्दी जल्दी। कांग्रेस और इट वुड बी वेरी टफ टू प्रेडिक्ट, ये बहुत मुश्किल होगा प्रेडिक्शन, लेकिन मेरे ख्याल से मे बी आई विल से बीजेपी मे बी -5 to 7 सीट्स ऑफ -5, मतलब आप 19-20 बीजेपी को दे रहे हैं और 4-5 उधर दे रहे हैं। जल्दी से एक हिंट तो देते। देखिए, प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले ही मजबूत थी और अभी मजबूत दिखाई पड़ रही है। चलिए इसी के साथ हम अंत कर रहे हैं उदयपुर का, लेकिन आपको बता दें कल हमारा ये कारवां पहुंचेगा 3 जगहों पर गुजरात में, राजस्थान से सीधा गुजरात, साबरकांठा, आनंद और उसके बाद अहमदाबाद। और हाँ, आप में से 5 लोग मेरे साथ हेलीकॉप्टर पर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तमाम हर दिन लकी नंबर नोट करना होगा। आज का लकी नंबर है 7, जी हाँ 7, नोट करके रख लीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन उदयपुर की जनता का। अब कल मुलाकात होगी गुजरात में।